हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम-इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। हुकूमती बजट तो पेश हो गया, लेकिन रिलीफ किधर है और कब आएगा? इसी तरह हुकूमत सियासी और मुआशी चैलेंजेस से मुकाबला तो कर रही है, लेकिन कितनी संजीदा है कि आम आदमी तक फ़र्क पहुँचे? और तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के ऑप्शन से महरूम होने के बाद क्या कोई मज़ीद प्रैग्मेटिज्म की तरफ जाएगी? ऑल दिस इन ज़ूम-इन टुडे। पाकिस्तान में सियासी जमातों के मामले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से जुड़े ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, और हर एक नए फ़ैसले के बाद एक नई डिबेट जन्म लेती है। मखसूस नशिस्तों के मामले के बाद एक चीज़ तो बड़ी खुल के सामने आई है कि जहां पीटीआई की ऑप्शंस कम हुई हैं, हाँ गवर्नमेंट मज़ीद कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई। और मैंने मज़ीद इसलिए कहा कि वो पहले ही कहते हैं कि वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में और हाइब्रिड निज़ाम में बहुत खुश हैं। लेकिन गवर्नमेंट की खुशी अपनी जगह, चैलेंजेस अपनी जगह हैं। सियासत होती रहनी चाहिए, डिबेट्स होती रहनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती रहनी चाहिए, लेकिन असल उसका महवर अगर आम आदमी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सवालात जो उठाने चाहिए वो ये हैं कि मुझे और आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगियों में कितना बेहतर हम फील कर रहे हैं, जो एक आम स्टार्टअप है वो कितना कॉन्फिडेंट फील करता है, एक जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में क्यों आएगा। ये सारे वो सवाल हैं जिन पर डिबेट होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल डिबेट्स जो हैं उन्होंने इस मेजर डिस्कोर्स को, जो कि गवर्नेंस रिलेटेड है, परफॉर्मेंस रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी हकीकत है, हम सब जानते हैं, और आपने देखा सवात में जो वाक़या हुआ वो उसकी बिल्कुल एक छोटी सी फ्रैक्शन है एग्जाम्पल की। उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? उस तरफ हर तरफ हम देखें, हर साल इसी तरह के वाक़यात क्यों हो रहे होते हैं? ये है वो डिबेट जिस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के जो 3 पैनलिस्ट हैं, तीनों जर्नलिस्ट हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका ओपिनियन इस पे लूँ कि क्या ऐसी डिबेट्स जनरेट करना पॉसिबल भी है कि नहीं है। सईद काजी साहब, मुबशर बुखारी साहब और आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। आमिर साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेती हूँ, और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि जो मच अवेटेड फाइनली एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का, वो आ गया है। हेयर ऑन पीटीआई की पोस्चरिंग क्या होगी? क्या वो रेलेवेंट होने की कोशिश करेंगे सिस्टम में, या वो जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एहतजाज, धरनों और एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की तरफ फोकस करें, उसी को कंटिन्यू करेंगे? उनके पास ऑप्शंस क्या हैं इन अदर वेज? पीटीआई के पास सियासी तौर पे अगर आप फैसले करें तो बहुत ऑप्शंस हैं, और अगर आप जिद में रहेंगे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफर की बैरिस्टर गौहर को उस दिन हाथ में लाते हुए कि आपको बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए और मिलके ही बात करेंगे तो ठीक होगा, और उन्होंने जवाब में इंशाल्लाह कहा, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने तो खबर लीक नहीं की, ये पीटीआई की तरफ से आई थी, हमने खबर ब्रेक की। और इशू ये है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मामला बेहतर होने चाहिए। अच्छा, इनमें से जो बेहतरी की बात करता है उसको सोशल मीडिया पड़ जाता है कि तुम गद्दार हो, तुम्हारा सौदा हुआ है, तुम तो बिकने के लिए तैयार हो। उन सब को ये जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं इनके, अल्लाह जाने इनको इमरान खान ने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अभी तक तो वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि करते तो इमरान खान है ना फैसला। अब अडियाला जाएंगे, बैरिस्टर गौहर तो बताएंगे ना कि मुझे पीएम ने फिर कहा है, वो फिर गाली दे देंगे, फिर कोई नया नाम रख देंगे। यही है ना सियासी तौर पर इमरान खान के पास, कि तज़हीक करें सियासतदानों की। इसी तज़हीक में उनका 2018 में दाव लगा, वो पीएम बन गए। अब वो वही चीजें दोबारा चाह रहे हैं। पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, ये इनके वकला ने खुद गंवाई हैं। आप जितनी मर्जी कादी फायजीसा को सुनाते रहे, इलेक्शन कमीशन को सुनाते रहे, बतौर सियासी जमात किसी ने इनका नोटिफिकेशन नहीं खत्म किया था। ये जो पहली मेन केस था मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट में, और अब जो रिव्यू था, दोनों में इनके वकला ने गलती तस्लीम की। सब कुछ काजी पे डाल देना कि जी काजी फायद ईसा ने कर दिया, 13 जनवरी को आग लगा दी थी, पता नहीं क्या कर दिया था भाई। ये जो इतने बड़े शायद दिमाग पीटीआई के अंदर वकला की सूरत में भरे हुए हैं, ये क्या थे, ये क्या कर रहे थे? ये जो कल जुमे को फैसला लिया, अब लोग कहेंगे जो पीर को आ जाता मंगल को आता। पूरी कोशिश की हामिद अली खान साहब ने कि बेंच कोई कसर न छोड़े, और नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने पूरी तसल्ली कराई पीटीआई की। जो कुछ हामिद अली खान जब कोई बात करते हैं तो सोशल मीडिया उनके साथ काम करता है और उनकी गड़बड़ कर देता है। वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का है। असल बात है, इमरान खान साहब कब सियासी बात की तरफ आएंगे? हमारे दोस्त कहते हैं और जी उसको तो दीवार के किनारे लगाया वो फलाना, और हर सियासतदान अपने अपने दौर में लगा है।
कोई बात करके रास्ता बनाता है, इमरान खान समझते हैं कि मैं मज़ाहमत करके निकालूंगा। उन्होंने वाइफ को भेजा, उन्होंने जितने लोग अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे थे कि संजानी रुक जाएं, वो वाइफ ने कहा नहीं हम तो डी चौक जाएंगे। तो 26 नवंबर के बाद फिर सब कुछ बदल गया ना। आपने 9 मई के बाद सब कुछ बदलवाया। वो कहते हैं आपने हमारे पे हमला किया तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आइन तो लग रहा है उत्थे ला। यहाँ पे तो यही चल रहा है, फिर वो लगा यही चल रहा है। यूर राइट मुबशर बुखारी साहब, 9 मई और 26 नवंबर के अलावा कोई ऑप्शन आपको लगता है कि पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान साहब हैं वो शायद लेने को हो जाए, कोई उम्मीद है उसकी? और दूसरी चीज़ ये कि जो अभी आमिर इलियास राना साहब ने सोशल मीडिया की बात की है, इवन सोशल मीडिया इज़ डिवाइडेड। अभी ये कहना मुश्किल हो गया है कि कौन पार्टी लाइन को टो कर रहा है, कौन वैसे ही बिकॉज वो पीटीआई का फॉलोअर है तो वो इतनी सख्त तनकीद करता है, ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है कि लगता है कि ये उसी ग्रुप का हिस्सा है। ये तो चीज़ कंट्रोल में आने वाली नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो खुद कह दें एक दफ़ा बानी पीटीआई तो ये चीज़ रुक सकती है। बट देन जिस दिन बात थोड़ी सी संभलने लगती है, कोई पॉजिटिव जेस्चर आता है, उससे अगले दिन खुद उनका ट्विटर हैंडल ऐसी बात कर देता है कि फिर उससे लीड लेते हैं वो सारे जो हैंडल्स हैं बाकी के। तो ये कहां जाके रुकेगा सिलसिला? सबसे पहले जुनैरा तो बात तो यह है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो 14-16 धड़े बने हुए हैं और सबको कंफ्यूजन है कि मतलब कौन सी लाइन टो करनी है, कौन सी लाइन फॉलो करनी है। और उसमें अपने अपने जो हैं वो फिर हर बंदा अपनी तरफ से विजडम शो करता है, पॉलिटिकल विजडम, और अपना बयान देता है जो कि पार्टी लाइन यकीनन नहीं होती। सबको अलबत्ता एक बात पे इत्तेफाक है कि एक ही पार्टी लाइन है कि जो भी बानी पीटीआई के साथ उसके ऑर्डर्स को डिफाई करे या कहीं भी किसी भी लेवल पे तो पॉलिटिकल जेस्चर देने की कोशिश करे हुक्मरान जमातों के साथ, उसको गाली दे दो। ये वाहिद है पार्टी लाइन जिसके बारे में तमाम ग्रुप्स जो हैं वो मुत्तहिद हैं कि भाई ऐसा ही होगा। तो कंफ्यूजन तो है। मेरा ख्याल है कि जो बानी पीटीआई हैं वो भी इस वक्त एक फॉगी माइंड का शिकार हैं। उन्हें भी शायद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। आप जब ऑप्शंस तलाश कर रहे होते हैं तो आपके जहन में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके जहन में ये है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। फिर उस ऑप्शन को नैरो डाउन करते हुए वो कहते हैं जी मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करूंगा। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो फिर चॉइसेस आपकी नहीं होती। तो बेहतरीन रास्ता जो हमने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री से सीखा, देखा, ऑब्जर्व किया, लिखा और तजिया भी किया, वो जाता है आपके पॉलिटिकल कॉरिडोर्स की जानिब से। जब आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट में आते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मसलन मिसालें मौजूद हैं। इसी पीटीआई के लिए आमिर इलियास राना साहब और आप बड़ी बाखबर हैं इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने एक वक्त में मूव किया, लेकिन वो अगले दिन ही जरदारी साहब को बंदूक की नशिस्त पे जब लिया गया तो उन्होंने वो गिव अप कर दिया। और उसके बाद भी जब ये रहे यहाँ महसूर इमरान खान जमान पार्क में, तब भी आपको याद होगा कुछ रवाबित हुए थे। तो रास्ता निकल आता है, और जो वाहिद रास्ता है किसी भी सियासी जमात के लिए, खा वो दीवार से लगी हो या उससे भी बुरे हालात में हो, वो होता है पॉलिटिकल डायलॉग। और पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो एक जमात के तौर पे करना चाहिए, किसी एक ऐसी अम्ब्रेला के नीचे नहीं, अम्ब्रेला के तौर पे नहीं करना चाहिए जिसके नीचे 16-14 मुतहारिब ग्रुप्स काम कर रहे हैं। और ये सारे ग्रुप्स काम कर रहे हों और इनका अगर आपस में राब्ता रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नामुमकिन बात है कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। आमिर साहब, मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट साफ कहती है कि आप बात उधर ही करें। उनका कहना है कि ये तो हमें कुछ नहीं दे सकते। ये जो दे सकना है इससे हम कब निकलेंगे? बिकॉज ये इससे निकल के एक ब्रॉडर पोलिटिकल एंटिटी बनना पड़ेगा हर एक को। मैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर अभी गवर्नमेंट भी कहती है कि जी ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाइब्रिड मॉडल तो बड़ा जबरदस्त डिलीवर कर रहा है, तो मैं उसको भी फेवर नहीं करती, क्योंकि ये सब अपने अपने टाइम्स पे यही कहते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त मॉडल चल रहा है। बट फॉर द पॉलिटिक्स टू थ्राइव, फॉर द पार्लियामेंट टू रिमेन एक्टिव, आपस में पॉलिटिकल एक्टर्स का मिल बैठना या कनेक्टेड रहना है तो बहुत जरूरी। अगर पॉलिटिकल तरबियत की बात करें तो अगर वो पीटीआई की ऐसी नहीं हुई जिसमें वो बाकी लोगों को साथ लेके चलें, तो फिर वो कैसे आएंगे इस तरफ?
देखें, पॉलिटिकल तरबियत तो सब जमातों की एक ही तरफ से हुई है, जो मर्जी कहते हैं, सारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं। True. सारे एस्टेब्लिशमेंट से लड़े भी हैं मुख्तलिफ हालात में। आपके ख्याल में मरियम ने नहीं कहा था मुफाहमत तब होगी जब मज़ाहमत होगी? उन्होंने मज़ाहमत की और मुफाहमत निकाली। हाँ। बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुफाहमत की थी, इक़्तिदार ले लिया। मतलब पहली दफा तो मुफाहमत के नतीजे में आई, फिर लड़ाई हुई, फिर वो चली गई। एक पूरा सिस्टम मौजूद था। नवाज शरीफ को इसहाक खान के साथ पहले दिन से मसला हुआ और फिर उनको निकाला गया। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पूरी वो मौजूद थी। हम अगर हिस्ट्री को पढ़ते जाएं, इमरान खान कौन थे? नोबडी थे। वो 2002 के इलेक्शन में वजीर आजम बनना चाहते थे। मुशर्रफ साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जनाब ये तो मुझसे वजीर आजम बनने की बात कर रहे थे। और चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे खुद बताया था कि 7 सीटें 2002 में फरिश्तों की थी। कौन सी थी? मैं आपको 2-3 नाम दे देता हूँ। एक इमरान खान की सीट थी कि ये हार गए थे। कौन सी थी? ताहिरुल कादरी थे जो हार गए थे। हुमायूं अख्तर खान को जब अकरम ज़की मरहूम को जितवा दिया गया था, उसके बाद जितवा दिया गया, रिजल्ट बदल दिया गया। ये रिजल्ट बदलने की कहानी आज की नहीं है। ये मतलब हमारे नए, जो हम तो पुराने इस जमाने से देख रहे हैं चीजों को, लोगों को नई बातें लग रही हैं। ये हर तरह हर माहौल में नई चीजें होती हैं और हर दफा होती हैं। तो आज इमरान खान को 2011 में किसने पनीरी लगा के प्रॉपर खड़ा किया? जनरल शुजा पाशा से लेकर जनरल ज़हीरुल इस्लाम तक सारे कराए और ला के वजीर आजम इंस्टॉल किया, जिसे बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड है। अगर ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब ठीक लगा लेते पॉलिटिकली, लेकिन वो शहबाज शरीफ की सीट पे नजर रखते थे। वो जब लाहौर वज़ीर आला हाउस में जाते थे, वो 7 क्लब रोड पे, तो वो उस टेबल की उस चेयर पे बैठते थे जिस पे चीफ मिनिस्टर बैठता है। वरना पीएम सोफे पे भी सिंगल सोफे पे बैठ सकते हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी कि बस मेरा अपना कंट्रोल रहे। और किसी कंट्रोल हमेशा सबने किया, कभी गुलाम हैदर वाई को लगा के किया। मतलब ये नहीं है कि कोई, चौधरी परवेज इलाही जब मौजूद थे तो हुमायूं अख्तर ने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी तरह जमाली साहब के बाद वजीर आजम लग जाए, तो नहीं लगने दिया उन्होंने। उन्हें पता था कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर पंजाब से इस तरह का बंदा आ गया। हर पार्टी ने अपनी अपनी जगह पे काम किया। क्या इमरान खान इन सबको नहीं जानते? सबके साथ दोस्तियां नहीं, सबसे चंदे लिए, सबके साथ खाने खाए, दोस्तियां की, लड़ाइयां की। आज वो जिस चक्कर में है ना, मैंने 9 मई और 26 की बात कही ना, तो उनकी पार्टी में अब सियासी तौर पर इतना दम नहीं है। जिसको लेके आए थे केपी का सदर, वो कहता है मुझसे तो बजट में पूछा नहीं, मेरे से मेरा डीपीओ नहीं बात करता। सुबाबी वाले की शिकायत उसने बताई। तो जो मुबशर साहब बता रहे थे कि इतने ग्रुप बने हुए हैं, तो ये इमरान खान साहब की वजह से हैं। उन्होंने हर बंदे के कान में अलग बात कही होती है कि तुम लड़ जाओ और तुम सुलह कर लो, लेकिन इससे उन्हें फायदा तो कोई नहीं हो रहा। व्हाई वुड ही डू दैट? वो मुस्तकिल अगर यही कर रहे हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इसका फायदा कोई नहीं हो रहा। बस उनके पास अब सच्ची बात यह है, बहुत पुरानी बात है, ये कायदे ऐवान थे शिबली फराज। एक दिन मैं इनके पास चैम्बर में गया, मैंने कहा यार इमरान खान साहब से आप बात क्यों नहीं करते? कहने लगे फिर अगली दफा मिलने ही नहीं देंगे, बात कर लें हम। वहां बस मखसूस लोग बात करते हैं। ये हालात हैं। वो अगर चांस दें अपने पॉलिटिकल लोगों को, बहुत विजडम है सब में, लोग बात करने के लिए तैयार हैं, आगे से भी रास्ता बन जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट कोई पाकिस्तान के बाहर की तो नहीं है ना, आप उसी के जरिए आए थे, उससे लड़ रहे थे। अब आप 3-4 दफा सरेंडर भी कर चुके हुए हैं कि मुझसे बात करो, वो नहीं बात कर रहे। परसों DGI-SPR ने क्या इंटरव्यू दिया? उन्होंने कहा जाके सियासी जमातों से बात करो। इनको जो आखिरी ऑफर बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और अली गफर गए थे जवाब लेने के लिए कि जी 3-4 लोग PMLN के हमने आपको नाम दिया, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह की, जी इनमें से कोई एक ले लें, आप चुन लें, हम में से नामजद कर दें और एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बैठ जाएगा और हम गुफ्तगू शुरू करें। उस दिन इन्होंने कहा मैं कोई जवाब नहीं दे रहा और हमने किसी के साथ नहीं बैठना, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बैठेंगे। ये आप पूछ लें जाके कि ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अब गुफ्तगू का फिर हम देखे ना, इंडिया के साथ जंग जीत गए हम अमेरिका से भी हुआ है। यहाँ पे अच्छी बातें करते हैं, जमहूरियत ढूंढते हैं, पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं। जो हकायक है ना वो यही है कि फिर आप अब उनको चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं रहे। तो चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं रहे तो सियासी रास्ता लीजिए ना। अच्छा मुबशर बुखारी साहब, इस सारे मामले में हो ये रहा है कि गवर्नेंस, बजट और मामलात जो हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिन पे मुझे आपको प्रोग्राम्स करने चाहिए, आर्टिकल्स लिखने चाहिए, वो थोड़े साइडलाइन हो गए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना खामोशी से, मतलब खामोशी से मेरी मुराद ये है कि उस पर बहुत कोई ज़बरदस्त दिनों तक ट्रांसमिशंस ना हुई हो, बातचीत ना हुई हो, हमने एक एक चीज को पकड़ के उसको डिस्कशन ना की हो। कुछ हालात ऐसे थे, इंटरनेशनली भी सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ कि बजट पास हो गया। हम अभी तक ये बात नहीं कर सक रहे हैं कि भाई पॉवर्टी कहाँ पे है, ये जो गवर्नेंस की चीजें ये कहाँ खड़ी हैं, वो जो सवात में हुआ है क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, हर साल क्यों होते हैं ऐसे वाकयात। ये इसलिए जरूरी है ये मसला हल होना PTI का कि हमने आगे बढ़ना है, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क को आगे लेके जाना है। आपको लगता है कि ये यूं ही रहेगा जब तक ये मसला किसी साइड पे नहीं लगता, किसी कंसेंसस तक नहीं पहुंचता, ये मामलात ऐसे ही रहेंगे?
बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया और मैं समझता हूं कि उसमें हालात तो जो भी हैं, हम मीडिया वालों का भी बहुत कसूर है, क्योंकि हम जो हैं विसल ब्लोअर हैं, हम वॉच डॉग हैं, अकाउंटेबिलिटी हमने करनी है, एक्सपोज हमने करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो व्यूअरशिप है या जो रीडरशिप है, उनकी एंगेजमेंट ही ऐसे मामलात की तरफ ऐसे मामलात की जानिब हो गई है। यकीनन पाक भारत जंग एक इशू था, उसके बाद इंटरनेशनल सिनेरियो, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट दूसरा इशू आ गया, और उसके साथ साथ अगर आप देखें, मतलब ये भी कामयाबी है मैं समझता हूँ पीटीआई की, कि हर रोज हम प्रोग्राम्स में उन्हें डिस्कस करते हैं। तो हाँ, और उसमें हम जो हमारा असल रोल है वो है इन्हें एक्सपोज करना, और वो हम भूल जाते हैं। और ये इसी वजह से गवर्नेंस पे कोई चेक नहीं है, गवर्नेंस कोई आइडियल नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप बात करें बजट में जो हुआ वो आपके सामने है, उस पे अगर डिस्कस करें तो वो जो पॉवर्टी स्ट्रिकन पॉपुलेशन है हमारी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। परचेजिंग पावर जो है वो मजीद कम हो गई है। जुनैरा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड ये है कि हाइब्रिड सिस्टम, ख्वाजा आसिफ को मैंने आज ही लिखा, ख्वाजा आसिफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा करेक्ट भी करना चाहिए। ये हाइब्रिड एक्स्ट्रा गवर्नेंस सिस्टम है, या मेरे दोस्त रजा रूमी के बकौल ये हाइब्रिड प्रोमैक्स सिस्टम है। और जब इस तरह का सिस्टम होता है, इतना स्ट्रांगली एम्बेड हुए हैं हमारे दो बड़ी जमातें जो कि इस स्टेटस को तोड़ने के चक्कर में अपनी मल्टीपल गवर्नमेंट्स गवा बैठी हैं। तारीख में इतना वेल एम्बेडेड नहीं देखा पॉलिटिकल पार्टीज को, ये भी ठीक है। और इतना सिंक्ड कि उन्हीं में से एक है जो किसी वक्त ऑपोजिशन का रोल प्ले करता है और उसके बाद खुशी खुशी एग्री भी कर जाता है चीजों पे। इतना आइडियल माहौल तो कभी नहीं देखा। एग्जैक्टली और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बानी पीटीआई को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। वो जिस एस्टेब्लिशमेंट का राग लापते हैं, ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और इनमें अब वो सकत नहीं है। मैंने बात की इनके लोगों से कि भाई आप तो स्टेटस को तोड़ने के चक्कर में थे, वो स्टेटस को अपनी जगह पे मौजूद क्या है, वो तो बहुत ज्यादा और मजबूत है। बिल्कुल। और उन्होंने बड़े कहा कि अब हमारे पास ना करेज है, ना हिम्मत है, और ना खून है, और ना हमारे पास कोई ऐसा बंदा बचा है जिसकी सैक्रिफाइस हम दे सके। तो पीटीआई को ये यकीन रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं, अगर आप इनसे डायलॉग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए कोई दरवाजा खोल सकते हैं और कोई ना कोई रोल प्ले करें, बीच में आए, इस सिंक्रोनाइज सेटअप का हिस्सा बने, ड्यू रोल प्ले करें, ख्याल है वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन वो जो सीबीएम्स मांगते हैं, काजी साहब आपकी तरफ आऊंगी, जिन सीबीएम्स की बात पीटीआई करती है वो ये है सबसे पहला कि उनके बानी को रहा किया जाए। टू बी ऑनेस्ट वो होता नजर नहीं आ रहा। लेस ऑफ दैट किसी चीज पे पीटीआई एग्री कर सकती है। ये बातें इससे बहुत आगे की हैं जुनैरा जी। ये चलें हम एक टेम्पोरल या एक वक्ती एनालिसिस में तो हम ये कह सकते हैं आज के फैसले पे कुछ लोग बड़े सरतफा एहतजाज कर रहे हैं, मगर थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड देम। बेसिकली अगर ये देखें हम तो ये बाई एंड लार्ज जो इट्स एक प्रोसेस है ऑनगोइंग, जो कि आपकी लिबरल डेमोक्रेसी की जो है ना, वो इट इज बीइंग बैरिड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ हिस्ट्री। वो कभी थी हमारे पास, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर होगी। हेलो जी, मैंने कहा वो कभी थी हमारे पास लिबरल डेमोक्रेसी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान या इनका या एक इंतहाई करप्ट या एक रिजेक्टेड या एक डिस्क्रेडिटेड एलीट का मसला नहीं है। जाहिर है जब उन्होंने अपना रिश्ता आवाम से काट दिया तो फिर वही करेंगे जिन्होंने जो ताकतवर हैं। सवाल एक और है, सवाल ये है कि यहाँ ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का ड्रामा रचाया गया था खास तौर पर 90s के बाद कि जी ये जमहूरियत आएगी और बार बार इलेक्शन होगा और वो होगा, तो बेसिकली जो आज की हुक्मरान अब ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होनी थी, यहाँ तिजारत, कारोबार, सियासत और बंदूक, इनका अलायंस हो गया, इनका अलायंस हुआ। और वो जो आपने कहा था जी ये एक जो है अदालत होती है, एक आपकी मुकन्नना होती है, एक आपका फलां होता है, वो तो भाई सब एक तरफ फारग। तो बात क्या है, बात यह है कि वी आर इफेक्टिवली मूविंग टुवर्ड अ काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, जिसमें बल्कि हम आप आ चुके हैं
और ये जो बाकी एलीट की जो बात और पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, इनका मसला दाएं बाएं करना था, अपने पैसों का जमानतें केस खत्म करा लिए उन्होंने। तो बेसिकली वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कोई लीड करने को तैयार नहीं है, बनने को तैयार है, आज भी बन रही है, सर्बिया में बन रही है, अमेरिका में बन रही है, इवन और जगह पे। तो लेकिन ये कि लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, और हम बेसिकली हम एक ऐसे ऐड में कदम रख चुके हैं जहां इफेक्टिवली ये आपका जो मफरूज़े, ये जो किताबें, ये जो एकेडमिक्स, ये जो आप हमें क्या आप कहते हैं वो पढ़ाते थे स्कूलों कॉलेजों में, जमहूरियत के सबक देते थे, वो फारिग हो गए हैं। तो इट इज़ बेसिकली रूल एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग मनी, बिग जो बिग बिजनेस अलॉन्ग विद द स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो बाकी ठीक है, ये छोटे मोटे काम होते रहेंगे, कभी ये होगा, अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन भी मान लेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सो आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड इट हैज गॉन बियॉन्ड इमरान आजाद, इमरान अंदर, इमरान बाहर, जमहूरियत इधर, जमहूरियत फारग बेसिकली, और अब इसी तनख्वाह पे सबको नौकरी करनी पड़ेगी। जी ऑलराइट, वेल ब्रेक पे जाने हैं, बट वेरी बेसिक क्वेश्चन, पाकिस्तान में कभी लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है जिन मुल्कों में था 2023 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, वहाँ जो कुछ इमिग्रेंट्स के साथ हो रहा है, और इमिग्रेंट्स जो लीगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जिस तरह वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी एंडोर्स करती जा रही है, तो थर्ड वर्ल्ड ने तो उन्हीं लोगों की तरफ देखना था, तो अब दुनिया ने देखना किस तरफ है, और डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है, डिस्कस करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि वज़ीर आज़म ने जो पेशकश की है पीटीआई को, गवर्नमेंट के पास क्या है ऑफर करने के लिए पीटीआई को? गवर्नमेंट तो सब कुछ करा सकती है कि आप बिहेव करने पे आ जाए। जब आप गवर्नमेंट को समझते नहीं, इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफर करती है, और यही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही। आप सिस्टम में आएंगे तो आपकी जमानतें भी हो जाएंगी। मैं और आप अब कितनी दफा की कहानी सुनाएंगे कि जमानतें कैसे पहले भी होती रही और आज भी कैसे होंगी, नहीं हो रही ना। Agreed. तो आप भुगते हैं फिर। आपको 27वीं तरमीम भी होगी। मैंने जब इमरान खान का केस एक दफा डिले हुआ जिसमें सजा हुई है उनको 190 मिलियन पाउंड में, मैंने उस वक्त कहा कि अब नए जज आएंगे तो केस निचली कोर्ट से फाइनल होगा, जो आज तक वो भुगत रहे हैं कि जमानत नहीं हो रही उनकी, क्योंकि पहले जमानत वो लोग जिनको खुद इमरान खान ने गंदा कर दिया, उन 5 जजेस को जिनकी आज सीनियरिटी का नोटिफिकेशन वैसे तो 27 का पब्लिक आज हुआ, कि वो लोग जिनको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि ये पीटीआई के हक में फैसला देते थे। मसला भी तो यही था ना कि आप मोहब्बत में इतनी आगे चले गए, जैसे 8 जज चले गए थे 12 जज को, कि आपने आइन और कानून को छोड़ते हुए आइन रीराइट किया, जैसे 63A में किया था। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, आपके लोग बैठेंगे और आप उनको ट्रस्ट देंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। ये थोड़ी है कि शहबाज शरीफ ने उठ के चले जाना और आपको बिठा देना है। आपने तो उनको बार बार जेलों में डाला, एक केस में नहीं, कई केसेस में डाला था। अगर वो अपनी बातचीत के अमल पे यकीन रखते हैं तो ये काम पीटीआई को समझ लेना चाहिए। आप इनकलाब नहीं ला सके, और 25 मई को हजरत साहब खुद इनकलाब लेके आ रहे थे 2022 को। बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान को छोड़ के देख लें, भाई वो बिल्कुल बाहर ही थे, वो इनकलाब ला रहे थे। सवाबी में 2 घंटे खड़े रहे थे, लोग ही नहीं थे, गाड़ियां खड़ी कर दी थी सारी ला के। उसके बाद क्या हुआ था, वो इस्लामिक टच दे के कासिम सूरी साहब गायब हो गए और इमरान खान भी निकल गए। फिर इनके लोग आते रहे और गुड टू सी यू वाले जजेस मौजूद थे। तो अगर आप नहीं रास्ता लेना चाहते तो अपने लोगों की, वो लोग रोज रो रहे हैं ना 26 नवंबर वाले, अभी तक उनकी जमानतें नहीं हो रही, जमानत के बाद अदालतों में पेशियां हो रही है, उनको पूछता कोई नहीं। वर्कर्स को मरवा दिया आपने। ये जो सानिया हुआ है अभी ये इस पे सवात में फिजागट में, ये कोई पहला सानिया है? ये गवर्नेंस थी। वो जो कह रहे थे वो अपना कि मैं उनके आगे तंबू लगवाऊं, तंबू तो लगता है फातिहा करने के लिए। मतलब वज़ीर आला का शफाक तरीन रवैया। आपकी गाड़ियां अभी तक वापस नहीं पहुंची रेस्क्यू 1122 की, आपके पास रस्से नहीं है। तो आप कोई तो मॉडल देना यार। पहले 5 साल में आपने लोगों को दिया धोखा कि मैंने पता नहीं पुलिस में क्या रिफॉर्म्स कर दिए हैं केपी में, और पंजाब में आते रिफॉर्म्स का बेड़ा गर्क शुरू कर दिया था। कौन सा ऐसा कारनामा है जिसके ऊपर हम बात कहें कि जी आप खड़े थे, आप खड़े हैं? वो कह रहे थे हम मसरूफ थे, वो हम बिजी थे। वो 6 महीने के बाद जो इश्तिहार दिया था, भाई जब बिजी थे तो क्या कर रहे थे, कुछ तो दिखाए ना हमें। आपने फर्क गोगियां ही निकाली ना। आप लोगों को रोजाना बुनियाद पे चोर चोर कहलवा के यहाँ पे तो 4,500 5,000 प्रोग्राम कराए, निकाले ना वॉल्यूम 10। राइट, काजी साहब जिसमें कहते थे नवाज शरीफ का सारा इंडिया का और रिलेटेड है,
काजी साहब, ये जो गवर्नेंस की बात केपी में है, गो के मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप एक दूसरे के ऊपर तब अटैक करें जब किसी एक सूबे के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हुई हो जिसमें वो सही डिलीवर ना कर सक रहा हो, लेकिन माहौल ही ऐसा बन गया है, मैं इसको रोक नहीं सकती। लेकिन ये एक बिल्कुल ब्रूटल हकीकत है कि ये जो एक अवाम के जज्बात में उनके साथ खड़ा होना होता है, आप कुछ कर नहीं सके वो एक अलहदा बात है, लेकिन इतनी क्रूड टोन कि आप कह रहे हैं कि मैंने खुद तो वहां जाके टेंट नहीं लगाने थे और हमारा एक सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड है। वी ऑल नो कि हर साल ये सब होता है, हमें सबको पता है। इतने अरसे से कॉन्टिन्यूटी में आपकी वहां पे हुकूमत है, क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही? गवर्नेंस पे क्या फोकस ही नहीं है? देखिए, एक तो ये बड़ी सफाकी की बात आज कौन से पंजाब के अस्पताल में खबर डाउन में लगी हुई है 20 नौमौलूद बच्चे मर गए, तो अब वो मैं गंडापुर को कहूं कि और देखो जी इन्होंने 20 बंदे मारते ने तो मैं जिंदाबाद हो गया। नहीं, मैं पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बैठा हुआ है। नहीं यार, लेट मी फिनिश, मैं नहीं बोला आपकी बात जी, गो अहेड। बात ये है कि आप दोनों मिलजुल के इस अवाम को कत्ल करते हैं, उसमें गुंडापुर हो, आप हो, कोई और हो, और फिर जब हम बिलावल से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपना सरगोदा में भी इतने बंदे कुत्ते की वैक्सीन ना होने की वजह से मर गए थे। सही कह रहे हैं। एक आपका पॉइंट जहां पे आप इकट्ठे हैं वो ये है कि आप अवाम को कुचलने में सब एक जैसे हैं, और आपकी बहस क्या होती है, तुसी ज्यादा बंदे मारे ने, मैं घट मारे ने। दिस इज द लाइन ऑफ आर्गूमेंट विच इज सो आई वुड से की मैं उनके बारे में कहूं कि सारे आप आपके एंटी अवाम बजट होते हैं, चाहे गंडापुर का हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो। सो प्लीज हमारे दुखों और जख्मों पर अपनी सियासत ना खेलें। एक हमारी लाशों पर खड़े होकर अपना कद ऊपर करने की कोशिश ना गंडापुर करें ना आप करें। एक तो मैं बात आपको ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि भाई ये सिस्टम है, ये है ही प्रो अशराफिया सिस्टम, जहां पे तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता, वो क्योंकि मियां साहब की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या अब तो शायद है भी या नहीं, इट हैज टू बी सीन। तो आप क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन 80% आप हमें मारते हैं। सेहत हमारी कहां खड़ी है? एजुकेशन हमारी कहां खड़ी है? हमारे स्कूल आपने बेच दिए, एनजीओज को दे दिए और उनको पैसे दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? अस्पतालों के क्या साथ आपने क्या किया? हमारे इदारे जो आपने प्राइवेटाइज किए, वहां हाउसिंग सोसाइटियां क्यों बन गई? इमरान खान की भी वही पॉलिसी थी 3.5 साल, लेकिन इमरान खान के 3.5 सालों से पहले भी पाकिस्तान था और बाद में भी है, और ना पहले बदला, ना उसके होते बदला, ना आगे बदला। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस पॉइंट स्कोरिंग, क्योंकि एज फार एज पीपल्स ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न, आप अपने किस तरह इमरान खान ने जब 200 रुपए लेने के लिए यहाँ के क्लर्क गए थे और ये शेख रशीद साहब वजीर दाखिला थे और मार मार के भुरकस निकाल दिया क्लर्क्स का, मजदूरों का, वर्कर्स का, तो ये, और तब भी मैंने ये शो करके कहा था कि ये है आपका क्लास कैरेक्टर कि हम 2 रुपए मांगे तो कोई बात नहीं, ठेकेदार रातों रात दिहाड़ी लगा के तो स्विट्जरलैंड में कोई घर ले ले मुबैना तौर पे, तो ये है इसके, ये सारा सिस्टम ही जो है वो, चाहे उसमें खान हो, ये हो, वो आपकी लड़ाई है। आप भाई इशराफिया की लड़ाई है, आपस में आप अपना अकाउंट सेटल कर लीजिएगा, लेकिन बात यह है कि इस लड़ाई में आप इतने आगे चले गए हैं कि आपने अपने बनाए हुए आइन को कुचल दिया, अपने बनाए हुए जो नजरिया रियासत था उसको तहोबाला कर दिया, और आप जिस तरफ जा रहे हैं इसमें आज जिनको मजा आ रहा है कल शायद उनको मजा ना आए, कल वो वहीं बैठे हों जहां खान साहब बैठे हुए हैं, मगर हम तो वहीं बैठे हैं 70 सालों से इस मुल्क के अवाम। राइट। मुबशिर साहब, बात सारी जितनी बात की है काजी सईद साहब ने वो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं किसी की भी बात करूं तो दूसरा कैंप कहता है कि आपके इतने मरे थे, हमें ना कहें कि हमारी वजह से इतने लोग मर गए। पीपल हैव बिकम इररेलेवेंट। हम जिसकी भी बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ग्रुप सिर्फ अपने आप को डिफेंड करता है और कहता है नहीं आप बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी फलां वक्त में ये डिजास्टर किया हुआ है। ऐसे माहौल में मैं सवाल किससे पूछूं? मैं कैसे उन्हें, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ डिबेट ही इस बात का जवाब दे दें कि जो परसों सवात में हुआ वो क्यों हुआ, या ये जो 20 बच्चों का हुआ है पंजाब में ये क्यों हुआ। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसी बेस पे करते हैं कि आप प्लीज़ कुदरती आफत के ऊपर सियासत ना करें। अब कुदरती आफत है, लेकिन कब तक उसको कुदरती आफत कह के आपने साइड में डालते रहना। वी ऑल नो कि इसका हल निकालना था। इसी तरह जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो काजी साहब कह रहे हैं, जाहिर है समबडी हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। और हमें ये भी पता है
कि किसी ना किसी एक ऑफिसर को मुअत्तल करके, जैसे सवात में हुआ भी है, किसी डेप्यूटी कमिश्नर को, किसी ऑफिसर को, किसी के सर पे कुछ डाल के फिर वही सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन यहाँ तो डिबेट करनी मुश्किल हो गई है। इस मुआशरे पे, ऐसे मुआशरे पे जहाँ दलील ये हो कि मैंने ये इसलिए किया है कि तुमने भी तो ये किया था, या फिर जो माउथ पीसेस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस कंपैरिजन में चले जाएं, जो काजी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि उधर अगर रेबीज से मर गए हैं 20 बंदे तो वो कहें जी 21 तो उधर भी मर गए हैं। जब डिबेट का मयार जिस मुआशरे में ये हो, वहां पे इंटेलेक्ट पे, वहां पे मीडिया पे, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो अवाम से वोट लेके आते हैं, वही रूलिंग एलीट जिसे हम कहते हैं, उन पे फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। वहां पे दलील दम तोड़ जाती है और मयार जो है वो तब्दील हो जाते हैं। डिबेट के भी और परफॉर्मेंस के भी डेफिनेशंस ही बदल गई है ना, डिस्कोर्स ही तमाम खत्म हो definitions। गया ना, डिस्कोर्स तो रहा ही जी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब लॉ की अगर आप बात करें, एक लॉ है वो रूलिंग एलीट के लिए दूसरा होगा, उसके बाद वो जरा थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए और होगा, मिडिल क्लास के लिए और होगा, और वही लॉ लोअर क्लास के लिए और होगा। तो जब ऐसा मुल्क हो जाए, वहां पे हम मैं काजी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि आइडियलिस्टिक बातें वहां पे नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज बड़ी मुख्तलिफ हैं और बड़ी डिफरेंट है। लेकिन मैं होपलेस नहीं हूँ। ठीक कहा उन्होंने, जमहूरियत पहले दिन से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से जमहूरियत है नहीं, इनविजिबल हाइब्रिड गवर्नेंस थी, जिसके नतीजे में 58 तक 8 प्राइम मिनिस्टर्स घरों को गए। और उसके बाद नतीजा ये है, मेरी बात के सपोर्ट में ये क्लेम है मेरा, कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। Right. पहले वो इनविजिबल थी, अब वो विजिबल हाइब्रिड इतना ही फर्क है। डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी Exactly. ये हो गई है। लेकिन मैं जो फाइनल लाइन मेरी ये है कि मैं होपलेस नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि आज भी मीडिया अपना काम ठीक करे, अवाम में शऊर आए, अवाम भी इन डिबेट से निकलें कि एक बंदा जो है वो बहुत ग्रेट है, इम्पेकेबल है, दूसरे और सारे बस जो है एक ही वो है corrupt हैं। और कोई और नहीं हो सकता। इस डिबेट से जब हम निकलेंगे तो मेरा ख्याल है हमें कहीं ना कहीं कोई बेहतर राह नजर आएगी। गुफ्तगू जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। आमिर साहब, ये जो एक पर्टिकुलर बात है ना कि सिर्फ के सारे खराब हैं, ये एक पूरी दहाई तक 2011 ऑनवर्ड्स ये नैरेटिव हैमर किया गया है अवाम पे। लेट मी से दैट। और ये नैरेटिव जिन्होंने कंट्रोल किया है, जिन्होंने क्रिएट किया था, उन्हीं को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ये मेरे आपके बस की बात नहीं है। हम तो बात करते हैं और फिर हमारी जो ट्रोलिंग होती है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम किसी भी तरफ की बात करें, हमें फौरन मुखालिफ ग्रुप जो है वो टैग कर देता है। इस नैरेटिव को ब्रेक होने में कितना टाइम लगेगा और हम गवर्नेंस ओरिएंटेड डिस्कोर्स को वापस क्या ला सकेंगे? क्या हम गवर्नमेंट को सिर्फ अकाउंटेबल कर पाए बजट के लिहाज से, आम आदमी के प्रॉब्लम्स के लिहाज से? कराची का आज भी वही हाल है जो 10 साल पहले था। अंदरून लाहौर में चले जाएं, पंजाब है, लेकिन वही हाल है। हम दिखाते सिर्फ खूबसूरत सड़कें हैं। यही केपी का हाल है। क्या हम आ सकते हैं वापस? इस जैसा भी सिस्टम हो, रहता रहे हाइब्रिड, हमें गवर्नेंस अच्छी चाहिए। इज दिस पॉसिबल? जुनैरा, आपने बड़ी ठीक बात की। मैं काजी साहब बात कर रहे थे, बुखारी साहब बात कर रहे थे। देखिए, सबको एक लाठी से हाँक देना ना मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है कि रेबीज का वो डाटा कितने अरसे का है, और सिर्फ चेक ये करें कि क्या उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था, कोई बंदे पहुंचे थे, कोई रेमेडी हुई थी। अगर पंजाब की सड़कें दोबारा बन रही हैं जो 3.5 साल में सारी की सारी तबाह हुई थी, बजट भी वही है, सूबा भी वही है, हॉस्पिटल्स रिहेबिलिटेशन हो रहे हैं। ये पंजाब में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो सारे हॉस्पिटल्स में फ्री टेस्ट है, फ्री इलाज थे। इन्होंने पैसे लगाए और फिर एक वो स्टेट लाइफ का आखिर में वो जो प्रोग्राम बनाया कि जो आपके पास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, आपने उनको छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ लोगों को लगाया। बहुत अच्छा होगा आपका मॉडल। क्या केपी में ये पहला वाकया था? और उसके बाद आज वो वजीर आला बार बार नहीं कहते मैं 10 साल की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। वो क्या वजीर आला पीटीआई के ये खुद लगे हैं या इनको इमरान खान ने लगाया है? जिस तरह महमूद खान को और परवेज खट्टर को लगाया था, तो जिम्मेदारी कैसे नहीं ले सकते आप? एक दौर में सूबाई वजीर थे, दूसरे दौर में आप विफाकी वजीर थे, तीसरे दौर में आप वजीर आला हैं, और आप कहते हैं कि मैं तंबू लगाऊं। मतलब मुझे बताएं, इमरान खान जब पहले रोड बह रहे थे, सैलाब आ रहे थे, तो वो नए सियाती एरिया ढूंढ रहे थे। जब डेंगी आया था कि अलीमा खान के लिए हेलीकॉप्टर गया और वो 5 नौजवान खड़े हो गए
ढूंढते रहें, आप बहस करें, लेकिन क्या आपने कुछ बेहतरी के लिए किया? अगर तो कुछ गंद हुआ है, बुरा हुआ है और उसके बाद वो गवर्नमेंट मूव कर गई है अच्छी के लिए, तो उसकी तारीफ करें। पंजाब में जो तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन हुआ है, पूरे पंजाब में बिला तफरीक हुआ है। मेरा शहर बखर से लेके और आप कहीं चले जाएं, वो रेहड़ियां दे दी गई हैं, सब दे दी गई, इसी पंजाब गवर्नमेंट ने दी है ना। सफाई करा दिए शहरों के शहर, उसमें पॉलिटिकली किसी को नहीं छोड़ा, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, कोई चीज नहीं थी। तो जो ठीक हो रहा है उसको ठीक कहना भी सीखे। हाँ, ओवरऑल तभी ठीक होगा जब माशरे में, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मुकाबला होना चाहिए सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतों के बदले में एक बेहतरी आनी चाहिए, बजाय यहाँ पे इस्लामाबाद में वो बैठे रहे वज़ीर आला रोजाना आके और वज़ीर आला मुराद अली शाह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। सब अपना अपना सूबा दिखाए ना अवाम के लिए, मुकाबला होगा तो बेहतरी आएगी, वरना तो फिर डिबेट्स है ना सारी की सारी। हर सूबा अपना लाए कि जी मैं यहाँ आया था, हम इन्हीं चंद महीनों की बात कर लेना कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कौन सा सूबा कहाँ खड़ा था, आप उसको कर लेते, सारी बातों को ठीक कर लेते, सारा काम आपका ठीक हो जाता। राइट, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू काजी साहब, क्या हम गवर्नेंस बेस्ड डिस्कशंस की तरफ लाए, लोगों को ये शऊर दे सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ठीक है, आइडियल सिचुएशन जब होगी ज़रूर अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे भी डिबेट करें, बट फॉर नाउ वी नीड बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। एक आम आदमी का सोचें, गैस की कीमतें कम कराएं, ये जो पॉवर्टी 44% 7 के रेशो पे पहुंच गई है, इसके ऊपर क्वेश्चनेबल करें लोगों को, क्या ये हो सकता है? 2 फिगर्स आए आपके, ये कहते हैं हमारी डायरेक्शन ठीक है। एक फिगर आया आपका ऑलमोस्ट 45% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं। दूसरी आलमी इदारों से आई, पता चला कि जो मेल फीमेल पैरिटी है उसमें बदतरीन आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। और तीसरी बात, मैं अब लंबी बात क्या करूं, आप मुझे बताएं, ये सिवाय कर्जा लेके बगलें बजा रहे होते हैं, मैं इस पर भी बात करना चाहूँ। आमिर इलियास राना मेरा भाई है और मैं इसका फैन भी बहुत बड़ा हूँ, मगर बात यह है कि एक अनइवनली डेवलप्ड समाज में इवन तजावुज़ात उठाने से भी जो है वो लोगों के चूल्हे बुझते हैं। ये जो आपने अब अंदरूने शहर में लोगों के साथ किया, जो 50-50 साल से वहां बैठे हुए थे, रोटी खा रहे थे, आपको पैसे दे रहे थे, सिटी गवर्नमेंट को बहुत किराया दे रहे थे, वो उठा के अब नए ठेकेदार आएंगे, नए ठेके मिलेंगे, नई दुकानें बनेंगी, नया खेल होगा। छोड़ दें यार, हम अब तो वैसे ही वी आर एट द ट्वाइलाइट ऑफ आवर करियर्स एंड लाइफ, ये सब खेल हम देखते रहे हैं। बिल्कुल इस मुल्क की जो इशराफिया समझती है कि अवाम डेड है, ये नहीं उठेंगे। जो थोड़े बहुत उठे थे हमने लिटा लिटा के मारा उनको, वो अवाम के दिलों की धड़कन नहीं थे, तर्जमान नहीं थे। यहाँ अब कोई सीधे वोट गिनने के लिए जमीन से घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो फिर निकलेगा तो उसी लिए निकलेगा जिस तरह 1968 5 नवंबर में भुट्टो के पीछे लोग निकले थे, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है, इलाज नहीं है, पेट्रोल उसे कुचल रहा है, बिजली जो है 45,000 मेगावाट खुदा का जुल्म खरीदा, और जहां मैं अभी तक बैठा हूं वहां बिजली नहीं है। आपका ये चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, ये किसने किक बैकें ली, क्या खेल था? और अब इट कैन नॉट गो ऑन। आई थिंक पीपल विल नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग and they will come out whether they have any leadership or not, but it will be very, very hazardous, very fatal if people come out without any leadership. But it is their right to protest within the ambit of law and without destroying any property, but they will come out. सईद काजी साहब, थैंक यू सो मच। मुबशर बुखारी साहब, आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया। कोशिश ये है कि माहौल जैसा भी है अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की जाए, क्योंकि जवाब तो उन्होंने ही देना है। पॉलिटिकल राइट्स, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हालात होते हैं उनके मुताबिक हमें भी एज जर्नलिस्ट अपने आप को टेलर मेक करना पड़ता है। और जो बेस्ट इस वक्त हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है, सब कुछ इतना अच्छा है कि खुद वजीर दिफा कहते हैं कि ये हाइब्रिड माहौल तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, तो फिर वी वांट टू सी द डिलीवरी। फिर हम चाहते हैं हमारे सामने रिजल्ट्स आएँ, फिर बिजली की कीमतें कम हो, गैस की कीमतें कम हो, बेशक कर्जा लें, सब कुछ उसी तरह चलाएं। हमें पता है ये बहुत लंबी गेम है, इकोनॉमिक जो हमने स्टारवेशन एक काटी है उससे निकलने में टाइम लगेगा, बट स्टिल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होती है, बहुत नीश होती है, बहुत तरीके होते हैं, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग चिप्स होती हैं। और जब आप बैठते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने, अगर आपकी बात में दम हो तो वो सुनते हैं। सो डिलीवर करें, सियासत अपनी करते रहें, जो पावर ग्रैब जिसने करना है वो करता रहे, बट डिलीवर टू द पीपल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।